हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी स्टडीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मध्य प्रदेश को किस प्रकार प्राकृतिक प्रभागों में बांटा जा सकता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के प्रभागों में पहला प्रभाग मध्य भारत के पठार के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य भारत का पठार, जिसे ये खड़ी लाइनों से दिखाया गया है मैप में, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये थोड़ा मंदसौर नीमच में और यहाँ पे ये फैला हुआ है उत्तरी मध्य प्रदेश में, जहां ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर जैसे जिले हैं। तो इसकी अवस्थिति अगर हम देखें तो यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके उत्तर में पहला नंबर उत्तर में यमुना गंगा का मैदान है। यहां से यमुना गंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान भी आप लिख सकते हैं, या यमुना गंगा का मैदान है। दक्षिण में मालवा का पठार है, इसके दक्षिण में मालवा का पठार है। पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, इसके पूर्व में ये बुंदेलखंड का पठार है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। और पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है। यहां से यहां तक अरावली पर्वत श्रेणी लगभग राजस्थान से चालू होकर दिल्ली तक जाती है, ये आप याद रखें। तो इसके पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है। अब दूसरा पॉइंट देखें कि यहां पर वर्षा कितनी होती है। तो यहां वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से कम, मतलब प्रति वर्ष लगभग 75 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। 75 सेंटीमीटर औसत है, उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकती है, पर अगर औसत निकाले तो 75 सेंटीमीटर होती है। अब जलवायु कैसी है इस प्रदेश की? तो जलवायु है यहाँ महाद्वीपीय जलवायु। अब महाद्वीपीय जलवायु क्या होता है? महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु होती है जहां पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और ठंडियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो आप लिख लेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और शरद ऋतु में यह अधिक ठंडा रहता है। अब ये इनका तापमान लगभग कितना रहता है? तो तापमान एक पॉइंट डाल के लिख लेंगे, यहाँ 44 से 48 डिग्री अधिकतम होता है गर्मियों में और 0 से 4 डिग्री न्यूनतम होता है ठंडी में। अब इसे चंबल या चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से चंबल नदी निकलती है, तो इसलिए इसे चंबल प्रदेश, क्योंकि यह चंबल की उत्खात भूमि द्वारा निर्मित प्रदेश है। अब उत्खात भूमि होती है वह भूमि जिसका नदी द्वारा बहुत ज्यादा अपरदन कर दिया गया है, तो उसे उत्खात भूमि कहते हैं। और चंबल नदी द्वारा श्योपुर, मुरैना में बहुत ज्यादा अपरदन किया गया है, जिस कारण से वहां बीहड़ बन गए हैं, आपने सुना होगा। और वहीं पे डाकू छुपकर रहते हैं बीहड़ों में, आपने ये भी सुना होगा। और चंबल उपाद्र प्रदेश, मतलब चंबल नदी द्वारा जो आर्द्रता वहां लाई जाती है वो उप आर्द्रता लाई जाती है, उस कारण से इसे चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। अब देखें कि यहाँ पर वृक्ष कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम ही होती है, तो यहाँ सदाबहार वन तो होंगे नहीं। तो वृक्ष में शीशम, खैर और बबूल, मतलब कम वर्षा में उगने वाले पौधे ही यहाँ पर हो पाते हैं, जो कठोर लकड़ी के होते हैं। तो शीशम, खैर और बबूल जो होते हैं ये यहाँ मध्य भारत के पठार में होते हैं। अब यहां देखें नदियां कौन कौन सी हैं। तो नदियों में पहला हमने जान लिया कि चंबल नदी यहां से बहती है। अब सिंध नदी, सिंध नहीं सिंध होता है, आप ये याद रखें। सिंध नदी लगभग यहां कहीं पर बहती है, वो मैं आपको नदियों में बताऊंगा कि नदियां कौन सी कहां बहती हैं प्रॉपर। काली सिंध नदी यहां पर बहती है इस क्षेत्र में लगभग। फिर पार्वती, क्वारी और कुनो नदी, आपने कुनो, पालनपुर, श्योपुर, मैं आगे आपको बताऊंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी नदी के किनारे है, कुनो नदी के किनारे। अब यहाँ नदियां ये हैं, नदियां काफी सारी हैं। तो यहाँ मिट्टी किस प्रकार की होगी? मिट्टी जलोढ़ होगी, जलोढ़। नदी के आसपास हमेशा जलोढ़ मिट्टी होती है, जो जल के साथ बह कर आई, लुढ़क कर आती, तो जल धन ओढ़ जलोढ़ होता है। उसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ कैसे है? क्योंकि मालवा का पठार जो है वो काली मिट्टी से बना है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत काली मिट्टी का भाग वहां तक फैला हुआ है, तो इसलिए जलोढ़ व काली मिट्टी यहाँ दोनों पाई जाती है। अब यहाँ नगर कौन कौन से हैं? तो नगर इसके अंदर आते हैं भिंड,
मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच, गुना और चाचौड़ा। ये नया है जो गुना से अलग होकर बन रहा है, तो आप ऐड कर लें। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच यहाँ पर, गुना यहाँ पर कहीं और चाचौड़ा यहीं पर, ये नगर इसके अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसका और क्या क्या पॉइंट हमें देखने लायक है। तो दोस्तों, मैं अब आपको हर विभाग के बारे में इतिहास की जानकारी दूंगा, तो आप लोग मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में भी कुछ जान पाएंगे। तो आज हम देखेंगे मध्य भारत के पठार का इतिहास क्या रहा है। शुरुआत से शुरू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सन 2000 तक आएंगे। तो इतिहास में गुप्तेश्वर जो ग्वालियर में स्थित है से 40 से 50 हजार वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक मानव समुदायों की बसाहट का ज्ञान होता है। वहां जब खुदाई की गई पुरातात्विक विभाग द्वारा, तो 40 से 50 हजार वर्ष पुराने जो मानव थे जो वहां रहते थे, वहां उनके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पद्मावती जो पवाया का पुराना नाम है, जो ग्वालियर में स्थित है, यहाँ पर नागवंश की राजधानी भी थी तथा यहाँ गुप्त शासकों ने भी शासन किया है। तो ये आप लोग नोट्स में उतारते जाए बिल्कुल एज इट इज। आपको हिस्ट्री, जो एमपी की हिस्ट्री से नए क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल एमपीपीएससी में, तो वो आपके गलत नहीं होंगे। तो जो पवाया पद्मावती जो ग्वालियर में स्थित है, वहां पर नागवंश की राजधानी थी और गुप्त शासकों ने भी ग्वालियर वाले इलाके में शासन किया है। उसके बाद देखें तो ग्वालियर शिलालेख के अनुसार यह मालूम चलता है कि हूण, क्या लिखा है, हूण राजा मिहिर कुल ने भी यहाँ पर शासन किया है। तो जो राजा मिहिर कुल थे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकता है कि ग्वालियर शिलालेख में किस हूण शासक को यह बताया गया है कि वह ग्वालियर में राज्य करते थे। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा राजा मिहिर कुल। या फिर राजा मिहिर कुल कहां पर शासन करते थे, तो ग्वालियर वाले इलाके में, या फिर या फिर मिहिर कुल, राजा मिहिर कुल का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो आप लगा देंगे ग्वालियर शिलालेख में मिलता है। उसके बाद देखें आगे बढ़े, तो 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहां शासन स्थापित किया। कहा? मध्य भारत के पठार वाले इलाके में गुर्जर प्रतिहार आ गए यहां पर। उसके बाद क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहारों को हराकर राष्ट्रकूटों ने यहां पर शासन स्थापित किया और द्रविड़ शैली का, उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का सिर्फ एक ही मंदिर स्थित है, अब वो है तेली का मंदिर। ये आप पढ़ेंगे। तो तेली का मंदिर जो है वो बनवाया राष्ट्रकूटों ने और गुर्जर प्रतिहारों को परास्त करने के बाद बनवाया। अब आगे देखें तो आगे 14वीं शताब्दी में वीर सिंह तोमर ने इस क्षेत्र को जीता। किस क्षेत्र को? मध्य भारत के क्षेत्र को तोमर राजवंश के वीर सिंह तोमर ने जीता। इसके बाद मान सिंह तोमर, जिनका आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने ग्वालियर का किला बनवाया, तो मान सिंह तोमर यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय में इस राजवंश के मान सिंह तोमर जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। आप बार बार इनका नाम सुनते रहेंगे मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसी राजवंश के विक्रमजीत तोमर राजा हुए होंगे आगे चल के। तो उन्हें किसने हराया? इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और उसने इस क्षेत्र को जीत लिया। और फिर इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने। किसने हराया? बाबर ने। और उसके बाद बाबर ने कब हराया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। कहे में हराया? पानीपत के पहले युद्ध में। और उसके बाद मुगलों ने अपने शासन के अधीन ले लिया। किसे? मध्य भारत के पठार को। आगे देखते हैं आगे क्या इतिहास रहा है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि बाबर जो मुगल शासक था
मुगलों का पहला शासक था वह मध्य भारत के पठार पर अपना स्थायित्व कर लेता है। उसके बाद देखते हैं 8वां पॉइंट, मुगल राज्य तक आ गए। 1754 तक यह क्षेत्र मुगलों के अधीन रहा। 1526 से लेकर यह 1754 तक मुगलों के अधीन रहा यह क्षेत्र। उसके बाद मराठा राजवंश के महादजी सिंधिया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखें। महादजी सिंधिया ने यहां शासन की स्थापना की। कहां पर? ग्वालियर। अपन जानते हैं सिंधिया राजवंश ग्वालियर से संबंधित है, तो ये चीज आप याद रखें। तत्पश्चात दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से लश्कर ग्वालियर में जो है वहां स्थानांतरित की। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर में अपने राज्य की स्थापना की और राजधानी उज्जैन बनाई। उसके बाद दौलत राव सिंधिया जो आए राजा, उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर लश्कर नाम की जगह जो ग्वालियर में है वहां स्थानांतरित की। ये आप याद रखें। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन प्री में जरूर पूछता है। फिर आगे क्या हुआ? अब 1951 में मध्य भारत के पठार व मालवा को मिलाकर मध्य भारत प्रांत बनाया गया। ये आप याद रखें कि मध्य भारत के पठार और मालवा, मध्य भारत के पठार, इन दोनों को मिलाकर मध्य भारत प्रांत, जिसे स्टेट बी या पार्ट बी अपन ने पढ़ा है, वह बनाया गया, जिसके राज प्रमुख बने जीवाजी राव सिंधिया, जो इसी राजवंश से संबंधित थे। वे राज प्रमुख बन गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम आगे चलें तो 1956 में इस प्रांत का विलय मध्य प्रदेश में हो गया। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो पार्ट ए, बी और सी तीनों को मिला लिया गया। तो पार्ट बी जो था उसमें जो मध्य भारत का पठार था वह आ गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम इसी तरह अगले वीडियो में देखेंगे अगला प्राकृतिक प्रभाग, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।